गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब अंग्रेजों की भारत पे विजय। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है। तो हम मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट करेंगे। अराउंड ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। मतलब अंग्रेज आए, इन्होंने क्या किया इससे पहले। अब इन्होंने ही कॉलोनियल सिस्टम स्टार्ट किया। तो यहाँ से लेके हम प्रॉपर इनका सीक्वेंस क्या था, मतलब इनके कौन कौन से पहले आए और इनके बैटल्स क्या रहे, मतलब जितनी भी आफ्टर मुगल जितनी भी चीज़ें हुई उन सबको हम क्लियरली देखेंगे। ओके ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत पे विजय, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देखा गया कि लैटर हाफ, मतलब करीब अराउंड 1800 लैटर हाफ सेंचुरी पे क्या था यहाँ पे। अंग्रेजों लैटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यहाँ पे क्या था कि यही रूल फॉर्मली स्टेब्लिश्ड हो गया था। मतलब एक माने अगर यही एरा था हमारे पास में कि यहाँ पे अंग्रेजों का रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। अब इनका क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे इससे पहले आए, इन्होंने कॉलोनी, इसको कॉलोनाइज किया, है ना। और यही पहली बार इंडिया क्या बन गया था, कॉलोनी बन चुका था, है ना। तो कॉलोनी किससे ब्रिटिश ने क्यों बनाया, मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश हो गए थे यहाँ पे। इससे पहले भी जितने आए, मतलब जितने भी इन्वेजन्स हुए, जितने भी फॉरेन पावर्स आई यहाँ पे, उन सब ने अपना इसको घर बनाया, है ना। पहले सबसे पहले जैसे टर्क्स आए, अफगान आए, अफगान आए, मुगल्स आए। इन सब ने इंडिया को अपना घर बनाया, है ना। इन्होंने ऐसा इसको होम बनाया, इसको घर बना दिया यहाँ। और जो ब्रिटिश रूलर्स आए वो कैसे थे, उनका ब्रिटिश रूल सारी पॉलिसी हमेशा कैसे थी, वो ब्रिटेन ही कंट्रोल कर रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा गया कि जो लगभग 200 सालों तक, लगभग 2 सेंचुरीज, मतलब कॉलोनियल रूल ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए। जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल चेंज हुआ और बहुत सारा, मतलब काफ़ी डीप इम्पैक्ट छोड़ गया यहाँ पे। अब इंडियन सोसाइटी में मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। द नेक्स्ट जितने भी थे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सभी देखेंगे हम, क्या थे, ब्रिटिश एरा के बने हुए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं उसका नेचर कैसा था। ब्रिटिश आए अचानक से और कॉलोनी बना दिए, कुछ ऐसा था या बड़ा सोच समझ के इन्होंने बनाया सारी चीज़ें। तो बहुत सारे इसमें अ, जो हिस्टोरियन है, एक्चुअली हिस्टोरियन भी दो ग्रुप में बटे हैं, है ना। जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियंस हैं, ये भी दो ग्रुप में बटे हैं। अब ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं। यहाँ पहला ग्रुप है कॉलोनियल हिस्टोरियन, और दूसरा कौन से हैं, इसके बाद आते हैं नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, है ना। यहाँ कॉलोनियल लिख देते हैं हिस्टोरियंस। ओके। अब कॉलोनियल्स बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए वो, भाई साहब ऐसे घूमते हुए कहीं से भी आ गए, एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड था। ये कैसा इन्होंने बताया कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स का इंडिया को कॉलोनाइज करना ये पूरी तरीके से एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड
अनप्लान्ड, और क्या था, सिचुएशनल बेस था। सिचुएशनल बेस था, ओके ना। लेकिन वही नेशनलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। नेशनलिस्ट में थे कौन? अब यहाँ पे कॉलोनियल में अगर हम बात कर लेते हैं तो इस टाइम बहुत सारे हिस्टोरियंस थे। अब उसमें से कुछ के नाम जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ कॉलोनियल में जेम्स मिल थे। जस्ट अ सेकेंड। जेम्स मिल और जॉन सेली, ये सारे लोग थे। इन्होंने बताया कि ऐसा घूमते हुए आए, इन्होंने देखा ये इंडिया है, बड़ा बढ़िया रिसोर्सेस है यहाँ पे। और पहले मर्चेंटाइज किया, फिर बाद में यहाँ की पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन वही नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट में कौन थे हमारे पास? तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उसमें से दादा भाई नौरोजी सबसे पहला नाम सुना हुआ है, रेनवेल थ्योरी इन्हीं की है। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, आर सी दत्त, कुछ के नाम याद कर लीजिएगा, इनके बारे में भी जानना है ना। एंड जी के गोखले। इसके बाद बहुत सारे हैं, हम इन्हीं को लेते हैं। जी के गोखले। तो इन सब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये ऐसे घूमते हुए है और इन्होंने वो देखा कि इंडिया पहले व्यापार कर रहे हैं, बाद में इन्होंने क्या किया कि नहीं, इनका मूड चेंज हो गया, तब इसे इंडिया को कॉलोनाइज कर लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश रूल था वो केयरफुल प्लानिंग थी, यहाँ पे काफ़ी इन्होंने वेल प्लान्ड रखा इस चीज़ को, कि पहले आराम से व्यापारी बन के रहो, बाद में देखा जाएगा। तो इन्होंने बोला कि केयरफुल प्लानिंग थी, केयरफुल प्लानिंग एंड डिज़ाइन। केयरफुल प्लानिंग एंड डिज़ाइन, है ना। किसके द्वारा? जो कॉलोनियल मास्टर, मतलब जो इनके अपवर्ड थे, ब्रिटिश रूलर हुआ करते थे, या क्राउन जो था, ब्रिटिश क्राउन, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से केयरफुली प्लान किया था और डिज़ाइन किया यहाँ पे। तो क्लोजली एग्जामिनेशन में अगर हम बहुत इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों था एक्चुअली। ये कैसा था, इनका प्लान्ड भी था और कुछ जगहों पे हमारी स्टुपिडिटी थी जो इंडियन रूलर थे। तो ये मिक्स था, अगर देखा जाए तो जो इतने भी इंसिडेंट रहे तो वो दोनों थे, मिक्स थे दोनों के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी जो कॉन्टीन्यूटी थी और चेंज थे ड्यूरिंग द अर्ली फेज, अगर बात करें जब भी ये इंडिया आए थे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए और इन्होंने स्टार्ट कर दिया पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। ओके, इन्होंने बाद में पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स में इन्होंने क्या किया, अपनी दखलंदाजी स्टार्ट कर दी। अरे एक्चुअली इन्होंने खुद की मिलिट्री भी रखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, बोले हम अपनी सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पे क्या था कि बाद में इन्होंने इसको और मजबूत करते गए और केयरफुली प्लानिंग के साथ। और जो डिज़ाइन था इनका, इनका पहले से विज़न क्लियर था कि क्या करना है, इंडिया को रूल करना है। अब ब्रिटिश धीरे धीरे कन्क्वेस्ट, अगर इनकी विजय यहीं से स्टार्ट होती है, विजय यात्रा, तो इन्होंने कुछ फेज़ में बांट देते हैं। हम इनको जो इनका फेज़ है, तो हम कुछ फेज़ में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया पहले आके। तो पहला तो बात करते हैं, पहला फेज़ अगर की बात करें तो जो फर्स्ट फेज़ अगर बात करते हैं तो फर्स्ट फेज़ में आए थे। तो ये फेज़ था विद फोकस, विद फोकस ऑन ट्रेडिंग।
एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो ये पहला फेज था इनका कि ट्रेड पे फोकस करो और जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर माने इसको तो रफली ये 1600 से लेके 1746, ये 1746 ऐसा मार्क क्यों किया गया अभी आगे बात करते हैं। कि इतने ही टाइम तक का मतलब देखा जाए तो 146 साल तक लगभग ये चले इसमें। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फेज में देखा जाए तो ये इंडो यूरोपियन ट्रेड्स को होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे इनका पूरा फोकस था इंडो यूरोपियन ट्रेड की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आए कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया और ये अपना क्या कर रहे थे, पूरा ध्यान था इनका कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो थ्रू देयर ट्रेड्स, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इनकी पॉलिसी थी बॉट इंडियन गुड्स, बॉट इंडियन गुड्स एट वेरी लो प्राइस एंड सोल्ड देम, और उनको बेच देते थे। कहाँ जाते थे ये, सोल्ड देम वेस्टर्न, ओके ना, मार्केट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करते चलने हैं, है ना, तो इनका फेस समझने में आसानी होगी। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन गुड्स को खरीदते थे, बड़े सस्ते चीप रेट पे परचेज कर लेते थे और जाके वेस्टर्न मार्केट में इनको ज़्यादा हैवी मार्जिन पे बेच देते थे। अब अपना एक खर्चा वर्चा जोड़ते थे, अब लगता है कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाते थे इनके। तो अब इन्होंने, अब यहाँ पे था कि बड़ा भयंकर प्रॉफिट इनको होता था, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे अब इनका एक और प्लान था, क्यों ना इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, है ना। और कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने सोचा कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल जाए, है ना, विशेषाधिकार मिल जाए यहाँ पे इनको। अगर ऐसा हो जाए तो काम बन जाए। तो ये इनको मिला कैसे, स्पेशल प्रिविलेज। क्या स्पेशल प्रिविलेज हो सकते थे इनके, तो इन्होंने अब विशेषाधिकार मिल जाए और एक काम और इन्होंने किया, कंसेशन भी मिलना स्टार्ट हो जाए, कंसेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। इनसे मिले। अब यहाँ इस टाइम पे डोमिनेट करते थे इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर्स, ओके ना। Done. तो इंडियन रूलर से इन्होंने देखा कि कुछ एक मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाए, कि इन्हीं को विशेषाधिकार मिले और कंसेशन मिल जाए, ताकि ये अपनी मर्जी के हिसाब से अपना ट्रेड वगैरह कंटिन्यू कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि उस टाइम 1717 में, है ना, एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, आ नहीं रहा है। इस टाइम 1717 में, है ना, इनको रॉयल फरमान मिल गया। क्या मिला, रॉयल फरमान। अब ये रॉयल फरमान इनको मिल गया कि भाई साहब आओ आराम से, बहुत सारी कंसेशन है और एंजॉय करो, सारे बेनिफिट्स एंजॉय करो। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं, इनको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिल गए, है ना, बहुत सारे विशेषाधिकार, बहुत सारी जगहों पर छूट मिल गई। इसको मार्क करते चलते हैं।
ओके ना, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्रिविलेज मिल गया। अब ये प्रिविलेज दिया किसने था? तो इस टाइम थे फारूक सियार। इस टाइम थे मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब, मुगल एम्परर फारूक सियार थे। फारूक सियार थे। अब यहाँ फारूक सियार औरंगजेब के बाद आए थे। सक्सेशन में काफ़ी सारा इस टाइम बड़ा उथल पुथल चल रहा था। इनको लगा अंग्रेज इनके साइड रहे तो थोड़ा काम बन जाएगा आर्मी वार्मी के साथ इनका। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेज दे दिए कि लो भाई साहब आराम से एंजॉय करो और आराम से ट्रेड करो। और इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जमींदारी राइट्स परचेज कर ली। किसने? ब्रिटिशर्स ने। किससे? फारूक सियार से। जमींदारी राइट, बहुत सारे जमींदारी राइट्स खरीद लिए। और वहां पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब किलेबंदी स्टार्ट कर दी, बहुत बढ़िया बढ़िया सा एकदम बकायदा अच्छा किला बना के खुद का। अब हम लोग किले में रहेंगे, अपनी खुद की आर्मी, और अपना खुद का घर, अपना खुद का ऑफिस, सुकून से अब रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्या कर रहे थे? अपने पैर जमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कोई क्लियर अटेम्प्ट नहीं दिखा कि ये क्या करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या कर रही थी कि कोई कॉलोनियल एम्पायर बना देगी इंडिया को या कॉलोनाइज कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये अपना लग रहा था कि एक नॉर्मल से पर्सन है, नॉर्मल सी कंपनी आई हुई है जो अपना ट्रेडिंग राइट सिक्योर करना चाहती है, और उसी के ऑर्डर में खुद का सेफ्टी और चीज़ों को देखते हुए फोर्टिफाइड सेटलमेंट स्टार्ट कर रही है। अब ये सारी इनकी बड़ी सोची समझी प्लान है यहाँ पे। अब दूसरा फेज आते हैं। अब इनको रहना खाना और चीज़ें सब कुछ इनके हिसाब से हो गई, ट्रेड इनके हिसाब से, सब प्रिविलेज इनको मिल चुका था। अब आ जाता फेज ऑफ पार्टिसिपेशन। अब इन्होंने पहले कहाँ फोकस किया? पहले खुद का पैर स्टेबल करो। अब हो गया, तो ये फेज ऑफ पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्टिविटी। अब ये कब से कब चला यहाँ तक का? अब इन्होंने 1746 में मार्क किया था ना पर, अब यहीं से इन्होंने दखलंदाजी देनी स्टार्ट कर दी 1813 तक ये चला। ओके ना। तो आ जाते हैं, अगर दूसरे टर्म में देखें इनको, तो इन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स लड़े। इन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स लड़े और उनको नाम क्या दिया कि ये अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ओके ना। तो इन्होंने नंबर्स ऑफ वॉर एंड बैटल्स। अब कौन कौन से वॉर और बैटल लड़े बाद में देखते हैं। इन्होंने इसका नाम दिया कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए भाई साहब देखो लड़ाई कर रहे हैं, इसमें मजबूरी हमारी है लड़ना। हुआ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी है तो लड़ते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या था? लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? ये कुछ सरकमस्टांसियल रिस्पॉन्स थे, है ना। और यहाँ कुछ कैसे थे?
कुछ प्लान्ड एक्सपेंशन थी, है ना। अब ब्रिटिशर्स को अब क्या था, फोर्टिफाइड हो चुके थे, खुद की मिलिट्री थी, बहुत सारे राइट्स उनको मिल चुके थे, अब उनको खुद का एक्सटेंशन भी रखना था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लान्ड अटैक किए, प्लान्ड बैटल्स रहे उनके, अब अपनी टेराइन को, अपने एक्सपेंशन को और बूस्ट करने के लिए। तो सबसे अगर प्रोमिनेंट बैटल्स और वॉर अगर देखा जाए इस फेज में, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। द वॉर्स एंड बैटल्स। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ ऐसे थे, पहला था, अब ये इन्वॉल्व हो गया, 1746 मार्क किया गया था ना, तो यहाँ कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गया था। कर्नाटिक वॉर्स जो 1740 से स्टार्ट था और लगभग 1763 तक का चला। ओके ना। तो इसके बाद देखते हैं कुछ इस तरीके से कर्नाटिक वॉर। अब इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया उसी फेज में, ध्यान रखिएगा ये सेकंड फेज है, कर्नाटिक वॉर्स था पहला इनका, इन्होंने बताया हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि इनका प्लान एक्सपेंशन था। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी की बात की गई। किसकी बात की गई? बैटल ऑफ प्लासी। ओके ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। ये बैटल ऑफ प्लासी क्या था? 1757 था, 1757।